हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू सेशन। वेलकम टू फिलर फॉर्म। गुड मॉर्निंग कोमल। कैसी हैं आप? पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? क्यों कोमल? आ जाइए सभी लोग जल्दी से, और फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड। दो मिनट वेट करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके। आज की क्लास में बहुत मजा आने वाला है। कुछ क्वेश्चंस होंगे लास्ट में, देखते हैं उसमें डले हैं कि नहीं। हाँ, क्वेश्चंस हैं इसमें। ठीक है। आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है? बताइए, किसी का कोई डाउट तो नहीं है कल की क्लास में? कल स्ट्रक्चर ऑफ पावर पढ़ा था, है ना? शक्ति की संरचना। एक बार सभी लोग हाय हेलो कह देंगे तो इससे अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाएगी, है ना? चलिए स्टार्ट करें क्लास। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। बढ़िया, आ जाइए सभी लोग। ओके, हाय सिसोदिया। कैसे हैं आप? चलिए ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके कोमल। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अवर सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको पता है? पहले ही अनाउंसमेंट देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा? नोट्स आपको ऑलरेडी मिल ही चुके हैं। पीवाईक्यू लगा रहे हैं। नहीं तो हम लोगों का पवेड वाला जो यूनिट नंबर 9 है वो हो चुका है ना? तो उसके क्वेश्चन आपको मिल गए होंगे। आज नहीं तो एक दो दिन में मिल ही जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आज मिले होंगे आपको। मॉक टेस्ट आप प्रॉपर लगाते रहिएगा, ठीक? आपके अभी किसी नए फ्रेंड को कोई भी कोर्स परचेज करना हो तो उस पर 30% ऑफ है। ये ऑफर सिर्फ 28 और 29 के लिए है, ठीक है? अप्रैल। चलिए, आज बढ़िया एक मोटिवेशन कोट लेंगे और पॉजिटिव एनर्जी लेंगे सुबह से, है ना? अभी तो सब लोग सो के आ रहे होंगे। सुबह 6:30 बजे, है ना? चलिए। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लाता है। इसका मतलब ये है कि आप संघर्ष मेहनत करते रहिए, ठीक? मेहनत क्या है? आपकी पोटेंशियल क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है, और सफलता की ओर ले जाएगा। जब आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। ये नहीं है कि जब आपने मेहनत की और सफलता ना मिले, ठीक? आप पढ़ते रहिएगा, जेआरएफ होगा और इसी बार होगा। बस रेगुलर पढ़ते रहिएगा, है ना? चलिए थम्स अप दीजिए, एक बार बढ़ते हैं आगे। एम एन राय को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उनके बारे में पहले समझ लेते हैं।
ये साम्राज्य विरोधी थे, ठीक है, साम्राज्यवादी साम्राज्य के विरोध में थे, मतलब उपनिवेशवाद विरोधी, उपनिवेशवाद के विरोधी थे। इनके विचार हम लोग 3 चरण में पढ़ेंगे। प्रथम चरण रहता है इनका राष्ट्रवाद का, दूसरा रहता है मार्क्स का, और तीसरा जो आता है नवमानववाद, मानववाद का। इसमें ये बता दें कैसे क्या किया जाए। भारत को देखो, इंडियन सोसाइटी, भारत को, भारतीय समाज को ये मार्क्स की भी दृष्टि से देखते हैं और उसे एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक। कि भारतीय समाज में 2 ग्रुप हैं, कांग्रेस को उन्होंने बुजुर्ग समाज बोला है, ठीक है, उच्च वर्ग या पूंजीपति वर्ग बोला है। तो ये चीजें और उनका धीरे धीरे कांग्रेस के प्रति कैसे विचार बदला 1930 में, ये भी हम लोग जानेंगे। यहाँ ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। गांधीवाद को उन्होंने माना, पहले उनके आध्यात्मिक तरीकों को माना और नैतिक तरीकों को माना, लेकिन अंत में वो गांधी का ही विरोध करने लगे, आलोचना करने लगे, गांधी की आध्यात्मिक विचारधारा का आलोचना की। उन्होंने कहा कि राजनीति में अध्यात्म का कोई जरूरत नहीं है, नैतिक चल सकती है, ठीक है, अध्यात्म में ईश्वर थोड़ी ना बना के दे देगा हमें कोई कानून। और फिर अंत में वो आते हैं नवमानववाद में। यहाँ मार्क्स के पहले वो सपोर्टिव थे, ठीक है, कांग्रेस को पूंजीपति मानते थे, पूंजीपति वर्ग मानते थे। अंत में 1930 के बाद क्या हुआ, कांग्रेस का ही विरोध करने लगे और मार्क्स के अतिरिक्त मूल के सिद्धांत का ही विरोध करने लगे, ठीक। मार्क्स कहते थे सरप्लस वैल्यू, पढ़ा है आपने, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत मार्क्स में, नहीं देखा तो हम लोग मार्क्स पढ़ेंगे तब वहां और अच्छे से पढ़ेंगे। अतिरिक्त मूल के सिद्धांत में क्या कहते हैं वो, मार्क्स मार्क्स का पहले हम विचार जानेंगे। वो कहते हैं जो प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, सॉरी कंपनी जो बनाती है, जो उसमें लागत है वो तो लेती है, उसके बाद प्लस भी वो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट है वो भी लेती है, और लेकिन वो प्रॉफिट लेती है, वो जो श्रमिक है बना रहे हैं प्रोडक्ट, उनके बीच में नहीं बांटती है, और वो एक्स्ट्रा वैल्यू खाते हैं और वो पूंजीपति बनते जा रहे हैं, ठीक। ये था उनका। तो मार्क्स कहते हैं, पहले इसके सपोर्टिव थे मार्क्स, बाद में वो कहते हैं कि समाज में जब तक अतिरिक्त सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत नहीं होगा तब तक समाज तरक्की नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कल्याण भी करेगा आगे जाके। ये सारी चीजें वो कहते हैं। फिर अंत में जो आता है थर्ड फेज इनके लाइफ का, जब वो जेल से आते हैं और जेल में ही वो मार्क्स से प्रभावित होते हैं, इतना याद रखेंगे यहाँ, ठीक। यहाँ एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि नव मार्क्सवाद किस विचारधारा का त्याग है, मार्क्स की किस विचारधारा का त्याग है। तो मार्क्सवादी विचारधारा का त्याग है एम.एन. राय की, तभी उन्होंने नव मार्क्सवाद अपनाया था, ठीक। नव मानववाद में, न्यू ह्यूमनिज्म में वो क्या कहते हैं, इसे हम लोग समझेंगे यहाँ। वो व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता प्रथम है, उसके बाद कोई स्वतंत्र, उसके बाद राज्य स्वतंत्र, क्योंकि व्यक्ति ने ही राज्य बनाया है, ना कि भगवान की देन है राज्य, ठीक है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रथम रखते हैं और व्यक्ति को केंद्र में रख के कोई भी राज्य पॉलिसी जब भी बनाए तो व्यक्ति को केंद्र में रखकर बनाए, व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वप्रथम, ठीक। इन तीनों चरणों को हम लोग देखेंगे। यहाँ बताइए सबको समझ में आया। राम सिसोदिया, कोमल एक बार थम्स अप दीजिए। जल्दी से एक बार थम्स अप दीजिए। क्या हुआ, अभी तक नींद नहीं खुली आप लोगों की। कोमल, राम सिसोदिया, ओके गुड राम सिसोदिया भाई, इसलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत लिखो, पेन चलाओ तो नींद खुल जाएगी आप लोगों की, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका यहाँ
जन्म याद कर लेंगे 1887, 1954। अब हम लोग देख लेते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। 6 फरवरी 1886, कहीं कहीं 87 भी रहता है, ठीक है, 86 या 87, ठीक, कई कई बुक में है कंफ्यूजन। बंगाल में 24 परगना जिले में हुआ, ठीक। अपने प्रारंभिक जीवन में वे क्रांतिकारी थे, हमने जैसे आपको बताया राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे, राष्ट्र के लिए वो कैसा भी कोई भी हमें कदम उठाना पड़े वो हम अपनाएंगे, वो ऐसा था उनका, ठीक है। क्रांतिकारी थे, कानपुर षड्यंत्र और हावड़ा षड्यंत्र के केस में वो गिरफ्तार हुए थे, ठीक। जेल में जब 1930 के बाद आए वापस, तो वहाँ जेल में ही वो मार्क्स से प्रभावित हुए थे, ठीक। मार्क्स को उन्होंने पढ़ा, तब वो मार्क्स से प्रभावित हुए थे। देखो मार्क्स ऐसा थिंकर है, अगर कोई भी पढ़ ले उसकी विचारधारा को वो प्रभावित कर ही देगा। अगर हम लोग भी है मार्क्स को पढ़ लें तो हम लोग देखेंगे दुनिया को उसी परिप्रेक्ष्य में जैसा वो दिखा रहा है, ठीक। अगर मार्क्स को आपने और अच्छे बहुत अच्छे से पढ़ा है, मार्क्स कहेगा कि भाई एक पूंजीपति वर्ग है, तो हम लोगों को भी लग रहा है कि हाँ पूंजीपति वर्ग है, लगता है। एक सर्वहारा वर्ग है, समाज को उन्होंने 2 वर्गों में बांटा है मार्क्स ने। तो मार्क्स से भाई कई थिंकर प्रभावित हुए, जिसने भी पढ़ा है वो मार्क्स से प्रभावित हुआ है। राय भौतिकवादी विचारक हैं, ये देखो भगवान में बिलीव तो मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते कि भगवान ही सब कुछ है, भौतिक वस्तुओं को मानते हैं। विज्ञान है, जो चीजें विज्ञान के तर्क के अनुसार सिद्ध होती हैं वो सही है, ठीक। आध्यात्मवाद स्पिरिचुअल थ्योरी को इन्होंने नकारा है, मना ही कर दिया है। गांधी व नेहरू के आलोचक हैं, पहले गांधी के सपोर्टिव थे, गांधी के विचारों का समर्थन भी किया, लेकिन बाद में इनको समझ में आया तो गांधी के विचार का आलोचना भी की। गांधी के नैतिकता विचार से प्रभावित है, इसे वो कहते हैं ठीक है राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल सिद्धांत को इन्होंने नहीं माना। गांधी के स्पिरिचुअल मतलब भगवान, गांधी क्या कहते हैं, धर्म भगवान को मानो, धर्म वही है, वही राजनीति है, मानते थे, पढ़ा है। आगे आते हैं, इनके हमने बताए 3 फेज में हम लोग इनको पढ़ेंगे। पहला चरण क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, दूसरा कट्टर मार्क्सवादी, मार्क्सवादी बहुत मतलब एकदम कट्टर हो गए थे भाई, ठीक। तीसरा चरण मानवतावादी, मतलब इसमें भी ये जब थर्ड फेज आया इनका, ठीक है, थर्ड स्टेज आया, तो इसमें ये एकदम कट्टर मानववाद हो गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो यहाँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनता है, इस 3 फेज से ऐसे बन जाता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछ लेंगे कि कट्टर मानववादी विचारधारा या कट्टर मानव मार्क्सवादी विचार को त्याग करने के बाद मार्क्स ने किस विचार को अपनाया, तो नव मार्क्सवादी। या ऐसे पूछ लेंगे घुमा के कि भाई नव मार्क्सवादी विचारधारा किस विचारधारा का त्याग है, एम.एन. राय की नव मार्क्सवादी विचारधारा किस विचारधारा का त्याग है। तो भाई सेकंड फेज क्या था, कट्टर मानववादी था, सॉरी कट्टर मार्क्सवादी था, तो उसको त्याग करके उन्होंने मानववादी बने, ठीक है, नव मानववादी बने, ठीक। न्यू या न्यो ह्यूमनिज्म, ठीक है, वहां नीचे दिख नहीं रहा होगा, ओके। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ बुक हम लोग याद रखेंगे, बुक पूछ लेते हैं एक बार, रीजन रोमांटिसिज्म एंड रेगुलेशन पूछा गया है वो, ये याद रखेंगे। इंडिया ट्रांजिशन, इंडिया का बदलता चरण, इंडिया कैसे परिवर्तित हो रहा है, ठीक। इस बुक में इन्होंने इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की वो की है, विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है। मैटेरियलिज्म, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, समस्या क्या है स्वतंत्रता की। न्यू ह्यूमनिज्म, अ मैनिफेस्टो। नव मानववाद में इन्होंने वो दिया है कि भाई व्यक्ति को किन किन पर चलना चाहिए, व्यक्ति को क्या मानना चाहिए, व्यक्ति को केंद्र में रखकर कोई कार्य करना चाहिए, पॉलिसी बनानी चाहिए। साइंस एंड फिलोसफी, विज्ञान को मानते थे ये, ठीक, भगवान को नहीं मानते थे, वैसा नहीं मानते थे कि भगवान ही सब कुछ है, विज्ञान को तर्क के रूप में मानते थे। बियॉन्ड कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के पीछे, तो ये सारी बुक हम लोग यहाँ याद रखेंगे, ओके।
यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए देखो, एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज का उन्होंने विश्लेषण कैसे किया या व्याख्या कैसे की? उन्होंने भी यही कहा, सेम मार्क्स के सिद्धांतों का अप्लाई किया, मार्क्स के विचार को देखा इंडियन सोसाइटी में, मार्क्स के दृष्टिकोण से विश्लेषण किया। वो कहते हैं ये भारतीय समाज है, इसमें दो ग्रुप है, एक कौन सा है? बुर्जुआ समाज, और एक कौन सा है? सर्वहारा वर्ग। बुर्जुआ समाज कौन सा है? पेट्रियट क्लास। ये ऐसे कांग्रेस को बोलते हैं कि कांग्रेस भाई पूंजीपति है, बड़े लोगों की सुनती है, ठीक है। उन्होंने कहा कि भारत संक्रमणकालीन स्थिति में है, इसके वर्ग के आर्थिक विकास को शेष शोषण के आधार पर आंका जाना चाहिए, जो लोगों के विद्रोह की भावना को पैदा करता है। जब भाई शोषण होगा तो विद्रोह की भावना तो आएगी और एक समय क्रांति होगी। तो वह ये भी कहते हैं क्रांति कब होगी, ये नोट कर लेंगे आप लोग। एम.एन. राय के अनुसार क्रांति कब होगी? तो जब पूंजीपति या पूंजीवाद चरम अवस्था में होगा, मतलब बहुत ज्यादा ही शोषण हो रहा होगा, लोग बहुत परेशान होंगे। भाई थोड़ा बहुत चल जाए कि लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, जब ज्यादा ही शोषण हो रहा होगा तब क्या होगा? तब क्रांति होगी, और क्रांति में सर्वहारा वर्ग किसानों द्वारा होगी, किसान करेंगे, मिडिल क्लास करेंगे, ठीक है। तब पूंजीपति वर्ग को हटा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ वो किससे प्रभावित थे? मार्क्स से। वर्तमान विद्रोह वर्तमान संक्रमण का सार है, जो दिवालिया सामाजिक आर्थिक संरचनाओं को एक ऐसी व्यवस्था में बदल देगा जो लोगों की प्रगति के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं को प्रभावित करे। जब क्रांति होगी, और क्रांति के बाद क्या होगा? सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाएं ऐसी हो जाएंगी कि लोगों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ याद ये रखना है कि मार्क्स ने इंडियन सोसाइटी का एनालिसिस किया है, वो मार्क्स की एम.एन. राय ने जो इंडियन सोसाइटी का एनालिसिस किया है वो किनके दृष्टिकोण से किया? तो मार्क्स के दृष्टिकोण से किया, ठीक है। दो ग्रुप माने उन्होंने समाज। चलिए, यहाँ समझ में आया? राम सिसोदिया, कोमल, एक बार थम्स अप दीजिए सभी लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी से। ओके, गुड कोमल, गुड योगी अनु। भाई एक बार थम्स अप दीजिए जिसको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया तो पूछे डाउट, ठीक है। यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही है, ठीक। जो सुने जाओ भाई, अगर कोई डाउट है तो पूछो उसे। प्रशांत, आपको आया समझ में? चलिए, कोई बात, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। अब उनका कांग्रेस के प्रति कैसा दृष्टिकोण था उसके बारे में जान लेंगे हम लोग थोड़ा। देखो, पहले कांग्रेस की आलोचना की, बाद में कांग्रेस को सपोर्ट भी किया, ठीक है, समर्थन भी किया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय कम्युनिस्टों को राष्ट्रीय विकास के लिए जनता को मौजूदा राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ एक लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में संगठित करना चाहिए। मतलब क्या है? वो कांग्रेस पार्टी को गलत मानते थे, मतलब पूंजीपतियों की पार्टी मानते थे। तो उन्होंने जनता से कहा, भारतीय जनता से आग्रह किया कि भाई आप लोगों को पहले तो कांग्रेस के प्रति एक पार्टी बनानी चाहिए, जो लोकतांत्रिक पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, जो जनता की छोटी से छोटी बात सुने, ठीक, या जनता के प्रति काम करे, व्यक्ति को केंद्र में रख के काम करे, क्योंकि कांग्रेस उस समय नहीं कर रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है।
तो इस वजह से उन्होंने कांग्रेस के अपोजिट में एक पार्टी का गठन करने के लिए, लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करने के लिए आग्रह किया। ठीक है। जनता के समर्थन से ब्रिटेन शासन को चुनौती देने के लिए भारतीय पूंजीपतियों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में बनाया गया है। मतलब जो ब्रिटिश शासन था उससे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी वो भारतीय पूंजीपतियों द्वारा बनाई गई थी। किससे? ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए। ठीक। जब वो, और फिर आगे कहते हैं कि जब वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे, ठीक है, कांग्रेस की आलोचना करते हैं कि कांग्रेस के जो पूंजीपति हैं या जो पूंजीपति हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी बनाई है, ठीक, वो ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। किन पर? कांग्रेस पर। वो ब्रिटिश को हटा देंगे और फिर बाद में वही एक पूंजीपति वर्ग में बन जाएंगे, वो फिर हम पे राज करेंगे। ठीक है। तो वो इसलिए ये भी कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हमको कांग्रेस को भी हटा दें और राष्ट्रीय आंदोलन पे, जैसे मान के चलो हम कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसलिए हमें एक लोकतांत्रिक पार्टी और बनानी चाहिए जो राज्य करेगी। और अंत में ये भी दल विहीन राजनीति के सपोर्टर है। ठीक है। कल जेपी नारायण को पढ़ा था, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, पार्टीलेस पॉलिटिक्स से है ये। ठीक है। और यहाँ एम.एन. राय भी है, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ठीक है। ओके, ये चीज नोट कर लेना। अब आते हैं रॉय के, एम.एन. रॉय के जो विचार कैसे परिवर्तित हुए, ठीक, उनको देखेंगे। यहाँ आया सबको समझ में? एक बार थम्स अप दीजिए सभी लोग। रॉय के विचार 1930 और 1936 के बीच वो जेल में थे। जेल में वो मार्क्सवादी बुनियादी अवधारणाओं से बहुत अच्छे से परिचित थे और मार्क्स को एकदम ये मानते थे कि हम मार्क्सवादी हैं। ठीक। जब वो जेल में थे, जेल से जब बाहर आए, जेल से बाहर दुनिया को देखा, तब उन्होंने मार्क्स की आलोचना की। ठीक। तब वो नव मानववाद बने। न्यू ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनाया, उसमें व्यक्ति को केंद्र में रखा। ठीक है। ये सारी चीजें हुई। उनका मुख्य तात्कालिक उद्देश्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जनता के समर्थन से राष्ट्रीय संघर्ष का एक अंग माना। बस सिर्फ उन्होंने क्या कहा कि राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो जनता के समर्थन से राष्ट्रीय संघर्ष का एक अंग है। ठीक। यहाँ देखो कांग्रेस के प्रति उनके क्या हो गए, विचार चेंज हो गए। जेल के बाद जेल से बाहर आए तो कांग्रेस के प्रति विचार चेंज हो गए। पहले कांग्रेस को क्या कहा था? पूंजीपतियों का वर्ग कहा था। तो अब यहाँ कांग्रेस के प्रति विचार उनके चेंज हो गए। भाई कांग्रेस को क्या कहने लगे? राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रीय संघर्ष का केंद्र या अंग मानने लगे। माना। फिर वो कहते हैं, उन्होंने प्रस्तावित किया कि साम्यवाद को भारत में जैकोबिनवाद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। अब जैकोबिनवाद क्या है इसे समझ लेते हैं पहले हम। ठीक है। जैकोबिनवाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फ्रांसीसी क्रांति है। फ्रांसीसी क्रांति में एक ग्रुप बनाया गया था जो किसकी बात करता था? स्वतंत्रता समानता की बात करता था। भाई सभी स्वतंत्र होंगे, समान होंगे। केंद्रीकरण की बात करता था, सेंट्रलाइजेशन, गवर्नमेंट को केंद्र में रखेगा, जनता की भलाई के लिए जनता को केंद्र में रखेगा। ये सारी बात जैकोबिनवाद करता है। ठीक। और कुछ भी नहीं है इसमें। आप सीधा डायरेक्ट याद रख लेंगे कि जैकोबिनवाद को प्रस्तावित करना चाहिए किया जाना चाहिए भारत। ठीक है। आगे बढ़े। 1930 के दशक में उन्होंने माना कि कांग्रेस एक जन राष्ट्रवादी आंदोलन है और यह किसी विशेष वर्ग के लिए राजनीतिक दल नहीं है। कैसे हुए उनके विचार चेंज हो गए? तुरंत, है ना। चलिए यहाँ बताइए, यहाँ सबको समझ में आया? योगी, अनूप, कोमल, राम सिसोदिया, प्रशांत,
सॉरी पंकज, सुमित्रा, बताइए जल्दी से। ओके गुड राम से सोनिया, ओके गुड योगी। अब हम उनके विचारों को देखेंगे, रेडिकल और न्यू ह्यूमनिज्म। ठीक है, कट्टरवाद या कट्टरवाद नव मानववादी। तो इनके विचारों में क्या है, इसको सीधा सा आप शॉर्ट में याद रख लीजिएगा कि ये कहते हैं जो भी कुछ आप नीति या पॉलिसी जो भी कुछ बनाए वो व्यक्ति को केंद्र में रखे, व्यक्ति को केंद्र में रखे, ना कि राज्य को। ठीक है, ये है इनका न्यू ह्यूमनिज्म। ओके, कट्टरपंथी मानवतावाद या नव मानवतावाद के उनके विचार यूरोपीय पुनर्जागरण के तर्कवादी और वैज्ञानिक मानवतावाद के पुनरुत्थान के रूप में देखा जाता है। मतलब यूरोपीय पुनर्जागरण, यूरोपीय ज्ञानोदय, ज्ञानोदय भी बोलते हैं। ठीक है, जब ज्ञान का उदय हुआ, लोगों में तर्क आया, ये सारी चीजें आई, जब यूरोप में विचार आ रहे थे, ज्ञान का उदय हो रहा था, तब से है। ठीक है, उनका विचार ये यहीं से प्रभावित है। ज्ञानोदय है कि व्यक्ति को केंद्र में रखा जाए, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, व्यक्ति को कुछ कर्तव्य नैतिक होने चाहिए, ये सारी चीजें उनके बारे में कहा। इस मानवतावाद को वहां से लिया है। ठीक है, तार्किक है, ये वैज्ञानिक है, ये नहीं कि भगवान ही भला करेगा। ठीक, ऐसा नहीं है। उनका क्या है कि भाई अगर व्यक्ति का जन्म हुआ है तो व्यक्ति का जन्म जो हुआ है वो उसके स्वयं कर्मों से हुआ है। ठीक, वो कोई भी कार्य करता है तो वो स्वयं अपने कर्मों से कर रहा है, उसके अंदर विचार आते हैं तभी वो काम कर रहा है। ठीक, ये सारी चीजें, ना कि कोई भगवान का, ईश्वर का कोई वो है आदेश, उसे मानना है। ठीक है, और यहाँ गांधी जी की वो आलोचना क्या करते हैं, गांधी जी ने क्या कहा है, आप अच्छे धर्म पे चलिए तो वो अच्छा कर्म करिए, सत्य बोलिए, ईश्वर के बराबर है। यही बोला था गांधी ने कि आप सत्य बोलेंगे तो ईश्वर मिलेगा। ये सब बातें करते हुए फजूली यहाँ ये ईश्वर को मना ही कर देते हैं कि भाई ईश्वर कुछ नहीं है भाई। ठीक है, उन्होंने क्रांतिकारी मानवतावाद को एक क्रांतिकारी और मुक्त सामाजिक दर्शन माना, क्योंकि इसमें 3 अवधारणाएं, स्वतंत्रता, कारण और मृत्यु दर या नश्वरता। ठीक है, मोर्टेलिटी, रीजन एंड फ्रीडम, ये तीनों चीजों पर आधारित। मतलब स्वतंत्रता चाहिए, रीजन तर्क होना चाहिए, क्या चीज कैसी है, ठीक, नैतिकता होनी चाहिए। अब उनके हम एक एक पॉइंट को समझ लेंगे, देखेंगे। चलिए, यहाँ सबको समझ में आया? आगे बढ़े। मानवतावादी मूल्यों की स्थापना क्यों की, मतलब क्या आवश्यकता हो गई, तो उन्होंने मानवतावादी मूल्यों की आवश्यकता थी। समाज में सांस्कृतिक संकट थे, लोग भाई धर्मों को मान रहे थे, धर्म के अलावा कुछ भी नहीं मान रहे थे, लोगों का शोषण हो रहा था, जो निम्न जाति के थे उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा था। तब उन्होंने कहा कि व्यक्ति को केंद्र में रखें और व्यक्ति सभी समान है। ये उनका ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, इसमें याद रख लेना, बुद्धिजीवियों ने, इसमें कुछ नहीं, बस ये आपको याद रखना है कि व्यक्ति को केंद्र में रखा है। इनका पूरा ह्यूमनिज्म जो है, नव मानववाद व्यक्ति पर केंद्र है, बस इसी के चारों तरफ वो घूमते रहते हैं और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मानव जाति में नैतिकता एवं मानवतावादी मूल्यों को प्रतिष्ठित करना चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उस समय धर्म के संकट या सांस्कृतिक संकट से गुजर रही थी, ये सारी चीजें उन्होंने समाज में देखी, तब उन्होंने नैतिकता का विचार आया और नैतिकता अप्लाई और मानवीय मूल्यों को स्थान दिया एक समाज में। ठीक है, अब वो कहते हैं मानव ही मानव जाति का मूल है। मतलब ये नहीं कि मानव अपने स्वयं का उत्थान का स्वयं है, स्वयं मूल है। ठीक है, ये नहीं कि भगवान ने या ब्रह्मा ने हमें जन्म दिया है, ये या ईश्वर या अल्लाह के हम लोग हैं, हीगल ने आत्मा को बोला, ये सारी चीजें वो कहते हैं नहीं है कुछ।
भाई मानव का इतिहास व्याख्या मानव के ही माध्यम से होनी चाहिए, किसी बाह्य शक्ति द्वारा नहीं। मतलब जो मानव का मूल्य उसी से उसकी व्याख्या की जाए। कोई बाह्य शक्ति नहीं। बाह्य शक्ति क्या है कि कोई वेदांत, वेद, ब्रह्मा, इस्लाम, हीगल, इन सब चीजों से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। वो समझते हैं कि जो मानव की उत्पत्ति हुई है इतिहास में, तो मानव के कुछ जाति मूल्यों से हुई है, ना कि भाई हीगल क्या कहते हैं कि राज्य भाई ईश्वर आएगा, ईश्वर बनाएगा, ये सब चीजें वेदों में क्या ईश्वर ने सब बनाया है। मार्क्स क्या द्वंदात्मक भौतिकवाद के रूप में चलते हैं। भाई आर्थिक रूप से उन्होंने एक जो बाह्य परिप्रेक्ष्य होता है, बाह्य शक्ति, उन्होंने आर्थिक रूप से समाज की रचना की है। द्वंदात्मक भौतिकवाद, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म, ठीक, इससे की है। तो ये चीजें सबको इन्होंने नकार दिया। भाई कोई भी चीज मानव मनुष्य का जो भाग्य है वो भी ईश्वर द्वारा नहीं बनाया है। जो मनुष्य का भाग्य है ना, वो मनुष्य ने स्वयं बनाया है, अपने अच्छे कर्मों से बनाया है। ठीक है। देखो यहाँ वो करते होंगे, हाँ, मनुष्य को ईश्वर निर्मित मानते हैं तथा मनुष्य के भाग्य का निर्माता ईश्वर को मानते हैं। वे मानव इतिहास की व्याख्या मानव के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि बाह्य शक्ति, मतलब ये किन के बारे में कह रहे हैं? ये इन लोगों के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये लोग क्या करते हैं, बाह्य शक्ति द्वारा मानव की रचना को वो करते हैं कि भाई ईश्वर, सॉरी, व्यक्ति की जो रचना हुई है वो बाह्य शक्तियों द्वारा हुई। और नव मानववादी क्या कहते हैं? नव मानववादी ने इस चीज का विरोध किया। वो कहते हैं मानवतावाद के अनुसार मनुष्य स्वयं का निर्माता है और वह अपने प्रयासों से संसार को अधिक बेहतर बना बना सकता है। भाई व्यक्तियों की जरूरत होगी, उसके कई अच्छे अच्छे प्रयास होंगे तो वो संसार को भी बेहतर बनाएगा, ना कि वो कहते हैं कि ईश्वर आएगा, ईश्वर बनाएगा संसार को बेहतर। ऐसा कुछ नहीं है, ईश्वर नहीं बनाएगा। मानव ही अपने अच्छे व्यवहार से संसार को अच्छा बनाएगा, बेहतर बनाएगा। ठीक है। इसलिए मानव ही मानव जाति का मूल है। मतलब मानव स्वयं का निर्माता है। ये पॉइंट क्लियर है? बताइए। एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोमल, योगी, राम सिसोदिया, पंकज, सुमित्रा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गुड सिसोदिया। अब आता है मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। इसका मतलब समझिए, मानव क्या है? मानव का संबंध उसी वस्तु से होगा जिससे मानव जीवन को प्रभावित किया जा सके या मानव जीवन प्रभावित होता है। ठीक है। मतलब क्या है? जो मानव है ना, व्यक्ति है, वो प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। प्रकृति में कोई भी चीज है, अगर कोई वस्तु है, उसके मतलब की है जिससे वो प्रभावित हो रहा है, तो वो वस्तु है, उसी से वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है। देखो प्राकृतिक देवी देवताओं और इसको वो छोड़ देते हैं, वो कहते हैं ये अभिन्न चीज है। ठीक है। ये भिन्न चीज है, इन्हें हम विज्ञान से सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ठीक। उनकी सत्ता को विज्ञान द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। किसे? देवी शक्ति को। नव मानवतावाद उन्हें कोई महत्व नहीं देता है। नव मानवतावाद जो है, ठीक है, देवी शक्ति को कोई महत्व नहीं देता है। वो समझता है मनुष्य का संबंध केवल मनुष्य से होना चाहिए, ब्रह्मा या आत्मा से नहीं। ठीक है। एकदम निरपेक्ष है सत्ता से। ठीक है। तो उसे क्या है, मानवतावाद का जो महत्व है क्या है? भाई विज्ञान को मानते हैं, मानव ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। ठीक है। यह है समझ। यहाँ याद रखेंगे सिर्फ क्या, विज्ञान वैज्ञानिक है। देखो एम एन राय वैज्ञानिक भी थे, मतलब वैज्ञानिक वो नहीं, साइंटिफिक वाले नहीं थे, वैज्ञानिक विचार थे इनके पास, विज्ञान को मानते हैं। व्यक्ति और समाज में वो व्यक्ति को वो देते हैं तवज्जो। वो कहते हैं भाई व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया, तो स्वतंत्रता किसे मिलनी चाहिए? व्यक्ति को मिलनी चाहिए, ना कि राज्य को। ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक है, उनकी मान्यता ही मूल्य तत्व तो व्यक्ति है, समाज उसकी सृष्टि है, मतलब समाज उसके द्वारा बनाया गया है। व्यक्ति ने अपने हितों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही समाज की रचना की है। व्यक्ति ने अपने उद्देश्य और पूर्ति हितों के लिए समाज की रचना की है। तो स्वतंत्रता का हक सबसे पहले किसका है? व्यक्ति का है। पूछ लिया जाता है व्यक्ति और समाज में एम एन राय ने किसे तवज्जो दिया है या किसे
सर्वोपरि रखा है तो व्यक्ति को। ठीक, व्यक्ति और समाज के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक संबंध इस पर निर्धारित किए जाने चाहिए, जिससे कि स्वतंत्रता, जिससे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके अधिकार सुरक्षित हों। अच्छा, योगी अनु ये कह रहे हैं 4 पॉइंट का ये नंबर सिस्टम इसमें गलत पड़ा है। ठीक है, वो हम जल्दी जल्दी में रेजर करना उसे भूल गए। ठीक है, योगी अनु, योगी अनु ये नंबर उनका गलत पड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे, ये नंबर हम हटा ही दे रहे हैं, क्वेश्चन ऐड करने में से हम मिटाना भूल गए। ठीक है, लो ठीक, तो यहाँ क्या है, व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं। ओके, अब आता है सामाजिक विकास के आधार पर वैज्ञानिक साधन। तो वो कहते हैं भाई विज्ञान ही सब कुछ है। ठीक है, जिससे सिद्ध किया जा सके, इसे समझते हैं मानव समाज के विकास एवं निर्माण में विज्ञान की प्रमुख भूमिका मानते हैं। वैज्ञानिक साधनों से ही कारखाने लगाए जाते हैं। मतलब क्या है भाई, आपको आर्थिक या फाइनेंशियल मदद चाहिए है। ठीक है, ठीक, विज्ञान की ही मदद से क्या हुआ, कारखाने लगाए, कारखाने लगे तो पैसा आया। तो हमें ये बताओ, यहाँ भगवान ने कुछ किया आपके आर्थिक जीवन में, आर्थिक समस्याओं को पूरा करने के लिए भगवान आए? भगवान ने कुछ किया, ईश्वर या अल्लाह किसी ने कुछ किया? नहीं किया, उनका कहने का मतलब। ठीक है भाई, ईश्वर ने हमारा कुछ नहीं किया तो हम क्या माने, हम विज्ञान को ही उचित माने, क्योंकि विज्ञान ने कारखाने लगाए, विज्ञान ने तकनीकी विकसित की, तो वो विज्ञान को ही मानते हैं। ठीक है, वो ये भी कहते हैं कि भाई भगवान को अगर हम प्रसन्न करेंगे, क्या तकनीक लग जाएगी? नहीं लगेगी ना। कोई परियोजना बन जाएगी, योजना बन जाएगी? नहीं बनेगी। ठीक है, सीधा सीधा वो विरोध करते थे, उनकी आलोचना करते थे। भाई जो कुछ भी है वो कहते हैं विज्ञान है। ओके, समझ में आया? एक बार थम्स अप दीजिए योगी अनु, आपको समझ आया? कोमल, राम सिसोदिया, सुमित्रा, ओके गुड। अब वैचारिक क्रांति के बारे में बात करते हो। क्रांति कैसी? तो भाई ऐसी मानसिक एवं वैचारिक क्रांति के समर्थक हैं जो व्यक्ति से समाज के नीचे से प्रारंभ होनी चाहिए। ठीक है, क्रांति जो है, वैचारिक क्रांति समाज के नीचे स्तर से होनी चाहिए। मार्क्सवादियों के रूप में ऊपर से नहीं थोपी जानी चाहिए। ऊपर से कैसे? मार्क्स ने कहा ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि भाई लोगों को वो क्रांति के लिए जागृत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये कहते हैं लोगों के अंदर होना चाहिए कि हमें क्रांति करना है। ठीक, मनुष्य मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। मानवतावादियों की मान्यता है कि मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, इसलिए अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आत्म विकास के लिए अपनी आत्म मानवीय सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब वो अति मानवीय सत्ता, जैसे मान के चलो कोई भी चीज है, ठीक, कि भाई दूसरा हमारा विकास करे, इसमें नहीं। आप अपना स्वयं का विकास करें। ठीक, आप अपने भाग्य के स्वयं विधाता है, तो आप अपने भाग्य को जैसा लिखेंगे वैसा होगा। मनुष्य अपने निर्णय को, वो कहते हैं मनुष्य को वैचारिक क्रांति में जो आपके मस्तिष्क में आए वो निर्णय ले। आपको बाह्य किसी भी बाह्य शक्ति से क्या है, प्रभावित नहीं होने चाहिए आपके विचार। ठीक है, आपको अगर ये, जैसे मान के चलो कोई आपने निर्णय लिया, ठीक है, वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस पर काम कीजिए। ये नहीं कि किसी और ने ये कह दिया तो उस पर काम करें, ये नहीं। बाह्य सत्ता से बिल्कुल आपको प्रभावित नहीं होना। क्या हमने कहा ऐसा कर लो तो हमसे नहीं। भाई आपके जो मन में अच्छा लगा, आपने भी, आपके माइंड में भी कई द्वंद्व चले होंगे, उसके बाद ही तो अच्छा विचार आया होगा कि ऐसा होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ये जब कई द्वंद्व चले होंगे तभी तो एक अच्छा सा विचार या आइडिया
उपज हुआ होगा, ठीक है, तो उसको आपने अप्लाई किया तो वो आप मानिए। बाह्य व्यक्ति तो तुरंत में देख के आपको डिसीजन दे देगा, तो हो सकता है उसका गलत हो, इसलिए वो कहते हैं वैचारिक क्रांति के समर्थक हैं। ठीक है, आगे आते हैं राजनीति और नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के उन्होंने दुष्परिणाम देखे और राजनीति में नैतिकता को अप्लाई करने के लिए कहा। ये नैतिकता उन्होंने गांधी से ली, गांधी के विचार से यहाँ प्रभावित थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा राजनीति में ईश्वर नहीं आएगा, मतलब आध्यात्म, कि भाई स्पिरिचुअल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई मानव जीवन के विकास में भगवान थोड़ी ना आएगा। नैतिकता ठीक है आ जाएगी, भाई मोरल होना चाहिए व्यक्ति को, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, लेकिन भगवान नहीं आएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाने पर बल दिया। इस संबंध में गांधी जी से पूरी तरह से सहमत थे। राजनीतिक की नैतिकता होनी चाहिए, राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। उन्होंने उल्लेखनीय राजनीति का नैतिकीकरण किया, ठीक है, जबकि महात्मा गांधी आध्यात्मिकरण करते हैं। नैतिकता का स्रोत स्वयं मानव की आत्मा है, और गांधी जी ईश्वर को मानते थे। आध्यात्मिकरण में क्या है, ईश्वर है उसका सोर्स, ईश्वर भाई कुछ नहीं करेगा, तो वो कहते हैं भाई ईश्वर आध्यात्म को मानव जीवन के विकास के बीच में चौधरी नहीं बनना चाहिए, भाई बीच में दखल अंदाजी मत करें, ज्यादा पंचायत ना निपटाए ना, ये सारी चीजें। चलिए आगे आता है राजनीति और शासन सत्ता। ये क्या है, वो साम्यवादियों की तरह सत्ता के केंद्रीकरण के पक्षपाती नहीं थे, ठीक, राजनीतिक दलों की भूमिका में भी विश्वास नहीं करते थे। देखो ये दल विहीन राजनीति को मानते थे, ये याद रखें। कितने थिंकर हो गए अभी तक, 3 हो गए ना, ठीक है, दल विहीन राजनीति, पार्टीलेस डेमोक्रेसी, पार्टीलेस पॉलिटिक्स। जेपी नारायण, एमएन राय, और एक का और बताइए नाम, जिसे हम पढ़ा चुके हैं, बताइए जल्दी से, ठीक है, ये आपका HW है, ठीक। आगे आते हैं, वे सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास में दलीय संगठनों द्वारा राज्य शक्ति पर आधारित अधिकार करने की अपेक्षा गांव और कारखानों में सघन कार्य करने को महत्वपूर्ण मानते हैं, ठीक है। इस संबंध में वे अराजकता, यस गुड, वेरी गुड अनु, संबंध में अराजकतावादियों के अधिक समीप है। वे शासन तंत्र में जनता की अधिकाधिक साझेदारी के पक्षधर हैं, लोकतांत्रिक केंद्रवाद का विरोध किया, ठीक, वे शासन सत्ता स्थानीय समितियों के हाथ में सौंप देना चाहते थे। इस बात के पक्षधर थे कि वोट के आधार पर लोग शासन के शीर्ष स्थानों पर ना पहुंचे, बल्कि नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से विकसित लोगों को वे स्थान मिले जो वास्तव में जनहित कर सके। मतलब क्या है, इसको भी हम समझते हैं। देखो सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन का वो सपोर्ट करते हैं, विकेंद्रीकरण, ठीक है, वो कहते हैं हम किसी भी राजनीतिक दल को वोट दे देंगे, वो वोट की अपेक्षा हमारी पूरी शक्ति छीन लेगा और फिर वो जैसा डिसीजन लेगा हमको मानना पड़ेगा, इसलिए हमें दल नहीं चाहिए, कि वो अंत में निरंकुश हो जाता है। वही है, कहते हैं कि भाई जो दलीय संगठन है, वो राज्य है, वो गांव और कारखानों में सघन कार्यों को महत्वपूर्ण देते हैं, जटिल कार्य, ठीक, फिर व्यक्ति अपने अनुसार कार्य नहीं करेगा, जो साझेदारी में सहयोग में होते हैं कार्य, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे आते संगठित लोकतंत्र, इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें वो कहते हैं राजनीति में किन लोगों को जाना चाहिए, जो शिक्षित हैं, प्रबुद्ध हैं, जो उच्च स्तर पर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, ठीक है, इंजीनियर हैं, इन लोगों को हमें राजनीति में भेजना चाहिए। ये लोग डिसीजन अच्छे लेंगे क्योंकि ये लोग ज्यादा शिक्षित हैं, ठीक, तभी वो दलविहीन राजनीति, भाई दलविहीन होगी तो उसमें कोई नेता तो होगा नहीं, तो वो कहते हैं कुछ लोगों को हमें चुन लेना चाहिए जो नैतिक भी होंगे,
ठीक है, और जो अच्छे भी होंगे, प्रबुद्ध भी होंगे, बौद्धिक भी क्षमता होगी उनमें, उन लोगों को चुन लेना चाहिए, वो राजनीति। लेकिन ये इनका विचार क्या है, यूटोपियन है, कल्पनीय है। ठीक है, राय का विचार था कि सत्ता शासन में केवल नैतिक लोग ही पहुंचे, नैतिक वे मिलकर राजनीतिक दल के रूप में संयुक्त रूप से काम करेंगे। यहाँ राजनीतिक दल का मतलब क्या है, देखो समझ लो, मतलब वो एक अपना समूह बनाएंगे और उसमें नैतिक, जब जो लोग नैतिक है ना, मोरल है, वो डिसीजन कैसे लेंगे, सबकी भलाई के लिए लेंगे। नेता जो होंगे वो तो लालची होंगे ही, तो ये लोग अपना एक समूह बनाएंगे, ठीक, और उसमें अपने नैतिक रूप से निर्णय लेंगे। ठीक है, संयुक्त रूप से काम करेंगे। वे राय संगठित लोगों, लोकतंत्र के लिए चुनाव और चयन दोनों प्रक्रियाओं को अपनाने के पक्षधर थे। लोकतंत्र में चुनाव और चयन मतलब चुन लिया जाता है रैंडमली किसी अच्छे व्यक्ति को, और चुनाव भी होते हैं, तो उनके पक्षधर थे, लेकिन दलीय व्यवस्था के नहीं थे। और चयन और चुनाव कैसे होगा, किसका होगा, डॉक्टर, इंजीनियर, कानूनी आदि परिषदें हों, वे नैतिक एवं योग्य लोगों के नामों से शासन के लिए प्रमुख कुछ लोग व्यक्तियों को ही नामांकित करें। यह कार्य सैद्धांतिक रूप से भले ही ठीक प्रतीत न हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से बहुत कठिन है। वही बात कि भाई विचार तो इन्होंने दिया है, विचार अच्छा है, लेकिन इसे हम अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई करना बहुत कठिन हो जाएगा। देखो आज के समय में क्या है, अगर हम अप्लाई कर भी देंगे, सत्ता का लालच सबको होता है, शक्ति का लालच सबको होता है। हम मान के चलो, हमने तो कहा भाई वो नैतिक है, तो भाई कभी ना कभी इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, तो ये भी निरंकुश हो जाएंगे ये ये भी एक दिन तानाशाह बन जाएंगे, क्योंकि इनको ये हो जाएगा कि शक्ति अब हमारे ही हाथ में हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, देखो मानव, एक मानव जीवन ना ऐसा ही है कि वो शक्ति का लालची, वो लालची है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक, ये सारी चीजें हैं इनके बारे में, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक, इनका ये आप मूल्यांकन पढ़ लेना कि कैसे क्या करते हैं। विकेंद्रीकरण सहयोगी नैतिकता पर आधारित है, ये सारी चीजें हैं। सैद्धांतिक गुणों के बावजूद नव मार्क्सवाद विचारधारा कुछ बुद्धिजीवियों तक ही सीमित है। ठीक है, आंदोलन सहकारी व्यवस्था का समर्थन किया। सहकारी व्यवस्था पढ़ी थी जेपी नारायण में, पढ़ा था, कल ही पढ़ा था। ये भी सहकारी व्यवस्था से क्या है, सपोर्टिव, सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। अब यहाँ बताइए, सबको समझ में आया? जिसको समझ में नहीं आया तो बताओ पॉइंट कौन से रिपीट करने। फिर हम इनके कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, उनको हम देख लेंगे, जो आप एग्जाम में देख सकते हैं। ठीक है, वो था थ्योरी थी, हमने आपको समझा दी पूरी। ठीक, यहाँ आप बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार थम्स अप दीजिए। योगी, अनु, राम सिसोदिया, कोमल, सुमित्रा, अनु, बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई डाउट? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, गुड गुड। अब उनके कुछ मीनिंग्स ऑफ न्यू ह्यूमनिज्म, नव मानक स्वाद। देखो ये हमने आपको शॉर्ट में पॉइंट दे दिए हैं, ठीक है, इन्हें आप नोट कर लेंगे तो ये आपके काम आ जाएंगे। क्या है, यूरोपीय पुनर्जागरण से प्रभावित था। पूछ लेते हैं, एम एन राय का न्यू मार्क्सवाद, न्यू मानववाद, ये मार्क्सवाद एकदम ना प्रभावित हमको ही कर दिया। ठीक है, नव मानववाद जो था, तो वो विचार कहाँ से प्रभावित था? एम एन राय का पूछ लेंगे, एम एन राय का नव मानववाद का विचार कहाँ से प्रभावित था? तो यूरोपीय पुनर्जागरण से था। इसमें क्या कहा गया, व्यक्ति को केंद्र में रखा गया। नव मानववाद में व्यक्ति ही सभी वस्तुओं का मानदंड है, जैसा हमने पढ़ाया। ठीक है, मैन इज द स्टैंडर्ड ऑफ ऑल थिंग, पुट द पर्सन इज सेंटर। नव मानववाद में समाज के आर्थिक पुनर्गठन तथा शिक्षा पर बल दिया। वो कहते हैं जो भी परिवर्तन आएंगे वो शिक्षा से ही आएंगे, शिक्षित करना पड़ेगा लोगों को, तभी आएंगे। ओके, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं क्रांति, शिक्षा एवं सहमति के रास्ते से होगी। ठीक है, मतलब भाई आप शिक्षित होंगे, सहमति, जब सब लोगों में सहमति होगी तभी होगा सब कुछ।
बहुलवादी समाज का समर्थन करते हैं, ठीक है। प्लूरिस्टिक सोसाइटी, भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, सब लोग बहुसंख्यक में रहें, बहुलवादी रहें, अलग अलग समाज या समुदाय के रहें, कोई दिक्कत नहीं है। विकेंद्रीकृत राजनीतिक प्रणाली एवं दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब राज्य स्तर राज्य पर, गांव स्तर गांव पर, ठीक है, जो जिसकी समस्या है उसी स्तर पर सॉर्ट आउट हो, ठीक। सहकारी समिति का समर्थन करते हैं या सहकारी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सिस्टम। आगे आते हैं, उन्होंने मार्क्स की आलोचना की, बताया था हमने मार्क्स की आलोचना की। देखो इसमें सबसे अच्छा पॉइंट ये, कट्टरपंथी मानववाद की उनकी अवधारणा कुल संशोधित दृष्टिकोण और मार्क्सवाद का त्याग है। अगर पूछ लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भाई कट्टरपंथी मानववाद की उनकी अवधारणा किस दृष्टिकोण का संशोधित या किस दृष्टिकोण का त्याग है, तो मार्क्सवाद का त्याग है, ठीक है। बना है कई बार क्वेश्चन भाई। उन्होंने आलोचना की है कि यह केवल उन्नत औद्योगिक, मतलब देखो पहले वो क्या कहते हैं कि भारतीय समाज की जैसे ही उन्होंने विश्लेषण किया, वहां कहते हैं कि जो भारतीय समाज है ना, इंडियन सोसाइटी है, उसमें हम मार्क्सवाद के आइडिया से क्रांति लाएंगे। लेकिन बाद में उन्होंने यहाँ क्या किया, मार्क्स की आलोचना, भाई ये क्रांति मार्क्स के विचार से जो हम लोग क्रांति करेंगे, वो सिर्फ औद्योगिक समाज में, जो विकसित समाज है जहाँ शोषण हो रहा है वहीं कर सकते हैं। भारत में थोड़ी ना कर दोगे भाई, भारत में कहाँ हो रहा था शोषण, पूंजीपति का शोषण कर रहे थे, उन्होंने बस देख लिया था लेकिन कर नहीं रहे, ठीक है। उन्होंने कहा जब चरम पर होगा तभी हम करेंगे क्रांति, ठीक है। तो ना कि पिछड़े देशों के लिए। यह मुक्त पुरुषों के विकास को बाधित करता है, क्योंकि इतिहास की आर्थिक व्याख्या ने मनुष्य की रचनात्मक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव को नकार दिया था। भाई व्यक्ति की आप व्याख्या नहीं कर रहे थे, बल्कि एक समाज की और व्यक्ति की व्याख्या आर्थिक व्याख्या के आधार पर कर रहे हैं कि सब लोग आर्थिक है, पूंजीपति, और उन्होंने समाज को दो वर्गों में बांटा था, ठीक है। उसमें मनुष्य पर फोकस किया ही नहीं था। शोषण देख रहे थे कि भाई आर्थिक रूप से व्याख्या कर दी समाज की और खत्म। डायलैक्टिक भौतिकवाद, डायलैक्टिक मेटेरियलिज्म, ठीक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद के रूप में कि भाई ऐसे ऐसे होगा, ये सब आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें थी। रॉय ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को अस्वीकार किया, ठीक। लेकिन बाद में उनके ही अनुसार ये सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, मार्क्स ने दी है। और इसे ही उन्होंने कहा कि भाई इसके अभाव में समाज की प्रगति नहीं कर सकता, समाज प्रगति नहीं कर सकता, ये याद रखेंगे। जब भाई हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी कोई कंपनी, उस पर एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमाएगी, तो उसके जो एम्प्लॉय हैं उनको वो उनका कल्याण, उनका वेलफेयर करने के लिए कहाँ से पैसा लाएगी। अगर वो उतना ही पैसा ले कि जितना प्रोडक्ट में लागत आई और जितना हमारा मशीन में लगेगा उतना ही ले, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, ठीक है। चलिए, यहाँ समझ में आया आप सबको? बताइए, यहाँ किसी का कोई डाउट? आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं हो। जो भी होगा तो आप हमें कमेंट में दे दें या फिर व्हाट्सएप पर भेज दें, ठीक है। डाउट सेशन में पुट कर दें तो वहां से हम पिक कर लेंगे। ये सारी चीजें हम लोग याद रखेंगे, उनके फेमस कोड भी देख लेंगे, कथन देख लेंगे, ठीक। ये 4-5 होंगे, इन्हें आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। स्वतंत्रता, ज्ञान, सत्य ऐसे मूल्य हैं जिन्हें एक साथ जीकर सराहाया जाना चाहिए, ठीक है। एक मुक्त समाज केवल मुक्त पुरुषों द्वारा ही बनाया जा सकता है, एक अच्छा समाज केवल अच्छे पुरुषों द्वारा ही बनाया जा सकता है। व्यक्ति को केंद्र में रखा है उन्होंने। दलीय प्रणाली लोगों में सबसे बुरे को सामने लाएगी और राजनीतिक दल के नेताओं में परम पिछड़ेपन को सामने लाएगी, ठीक। मनुष्य अनिवार्य रूप से एक तर्कसंगत प्राणी है, उनको मूल आग्रह विश्वास करना नहीं बल्कि प्रश्न करना है, जानना है। अब यहाँ बताइए, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार थम्स अप दीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे।
ओके, देखिए यहाँ पूछते हैं वो, एम एन राय की कट्टरपंथी मानवतावाद की मुख्य अवधारणा क्या है? आंसर दीजिए सभी लोग, चलिए। व्हाट इज एंड आर द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ एम एन राय रेडिकल ह्यूमनिज्म? कट्टरपंथी मानवतावाद या न्यू मानवतावाद? और बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग, आंसर कीजिए। राम सिसोदिया और कोमल, आप दोनों का गलत है। ठीक है, योगी अनु आपका सही जवाब है। ठीक है, अभी हाल हमने स्टार्टिंग में यही पढ़ाए थे हम, नव मानवतावाद जैसे ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था तभी हम पढ़ाए थे। क्या चीजें थी उनकी? फ्रीडम, रीजन एंड मोर्टिलिटी, स्वतंत्रता, तर्क, और क्या, नश्वरता या मृत्यु। तो ये तीनों चीजें हैं, बताया था न्यू ह्यूमनिज्म में। रेडिकल ह्यूमनिज्म, कट्टरपंथी मानवतावाद, नव मानवतावाद। क्लास में एकदम दिमाग खोल के बैठिएगा, ओके, बुरा मत मानिएगा, लेकिन अच्छा है, कोशिश की है आपने, लेकिन जवाब भी देते रहिएगा, ओके। चलिए, कोमल, राम सिसोदिया, आगे से क्लास में एकदम अच्छे से माइंड खोल के बैठेंगे, क्योंकि सुबह है भाई, आलस भी आ रहा होगा। चल, अगला जवाब दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत सिंपल है, हमने इसे कई बार बताया कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बताइए, अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का, जवाब दीजिए जल्दी से। एम एन राय कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल ह्यूमनिज्म इज रिकंसिडरेशन ऑफ द मतलब मानवतावाद का उन्होंने, सॉरी, कट्टरपंथी मानवतावाद का सिद्धांत का परित्याग है, किसका है? ओके, वेरी गुड, ये रहा आपका जवाब सही। ठीक है, रीजन, रोमांटिसिज्म एंड रेवोल्यूशन, ये बुक किसकी है? ये यहाँ गलत है, ये उसका ट्रांसलेट है। अब लग रहा है अब आप लोग होशियार हो गए हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए भाई, झट से आंसर आए और सही आए। ठीक है, अगला बताइए। बताइए, इसका जवाब दीजिए जल्दी से।
दीजिए जवाब। अभी तक आए नहीं है, दोबारा से कीजिए। किसी का जवाब अभी आया नहीं है। कोमल, योगी, राम सिसोदिया, दोबारा से आंसर कीजिए, अभी आए नहीं है आप लोगों के कमेंट। योगी अनु, कोमल, राम सिसोदिया। भाई गलत भी जवाब दो, कुछ भी तो दो कम से कम। ओके ओके, मिल गया, सबका मिल गया। हाँ, योगी अनु आपका। ये तो पता ही है भाई, जब आंसर दिया है तो पता तो होगा ही क्या है, अभियान पढ़ा है ना। चलिए इसे समझ लेते हैं हम थोड़ा। व्यक्ति को केंद्र में रखा, स्वतंत्र तर्क, मोरालिटी, नैतिकता, व्यक्ति को समाज और राज्य के निर्माता के रूप में माना। ये तीनों चीजें अभी हाल हमने बताई। इसने वर्ग संघर्ष के माध्यम से क्रांति लाने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं की भाई। ये किसका है? ये मार्क्स का है, मार्क्स ने ऐसा किया था। ओके, चलिए कोई बात नहीं, योगी यहाँ शो नहीं हो रहा था दोबारा से, इसलिए आंसर मांग रहे थे हम। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हमारी क्लास ओवर होती है और आपको नोट्स भी, जो भी आपको क्लास होगी उसके बाद आपको ऐप पर मिल जाएंगे, कंटेंट में जाके फोल्डर वाइज वहाँ नोट सेट है, वहाँ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं होगी अनु। चलिए अच्छा है। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। ठीक, स्वस्थ भी रहिए साथ साथ। जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे, स्वस्थ मस्तिष्क में क्या है, सॉरी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है ना। चलिए, ओके, थैंक यू कोमल। चलिए क्लास ओवर करते हैं। जो भी आपका डाउट है याद रखिएगा, 6 PM 8 PM मिलते हैं हम लोग, है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। किसी का कोई डाउट तो है नहीं? ओके, बाय।